प्रश्न। पर्यावरणीय आंदोलन, चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, विशनोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का वर्णन करें। उत्तर। सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा सामाजिक विकास और प्रगति की अवधारणा से अलग है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक व्यवहार का स्वरूप है। इसका संचालन समाज और संस्कृति में नवीन परिवर्तन लाने के लिए होता है। सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में आंशिक या आमूलचूल परिवर्तन लाना हो सकता है। स्वतंत्रता से पहले और पश्चात अनेक सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जिसमें चिपको, अप्पिको एवं विश्नोई आंदोलन को विशेष स्थान प्राप्त है। इनके पीछे मूल कारण यह है कि इन्होंने जन चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारत में जंगल को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण विद्यमान हैं। पहला जीवनोत्पादक और दूसरा है जीवन विनाशक, जिसे दूसरे शब्दों में औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जीवनोत्पादक दृष्टिकोण जंगल तथा नारीत्व के दर्शन से बंधा हुआ जंगल के संसाधनों को निरंतरता में तथा नवीन संभावनाओं के साथ चाहता है, ताकि भोजन तथा जल संसाधनों का कभी न खत्म होने वाला भंडार बना रहे। जीवन विनाशक दृष्टिकोण कारखानों तथा बाजार से बंधा हुआ है, जो जंगलों के साधनों का अधिक से अधिक दोहन अपने लाभ के लिए करना चाहता है। संसाधनों का अधिकाधिक दोहन उसकी नवीनीकरण की संभावनाओं को समाप्त करता है। जब ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो उनका पहला निशाना यहाँ के जंगल तथा उनसे प्राप्त होने वाले बहुमूल्य संसाधन, मसाले, महंगी लकड़ी, जड़ी बूटी और औषधीय पौधे बने। उन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों की समृद्धि तथा जंगलों के बारे में उनकी समृद्ध ज्ञान परंपरा को नजरअंदाज किया। उनके अधिकार, उनकी आवश्यकताएं, उनकी समझ को क्षीण करते हुए उनके जीवन की प्राथमिक चीज जंगल को खदान में बदलना शुरू कर दिया। स्त्रियों के जीवन निर्वाह के साधन जंगलों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की व्यावसायिक अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया। मालाबार के टीक, मध्य भारत के शाल तथा हिमालय के शंकु वृक्ष का उपयोग ब्रिटिश उपनिदेशकों ने अपनी सेना, छावनी तथा रेलमार्गों के निर्माण के लिए किया। हालांकि जंगलों को नष्ट करने का दोषारोपण हमेशा से स्थानीय लोगों पर किया जाता है। हिमालय के क्षेत्रों में हुई व्यापक पैमाने पर कटाई इस बात का सबूत है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरत के लिए यह वनोन्मूलन किया गया था। 70 का दशक सामाजिक आंदोलनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में इसे पैराडाइम शिफ्ट की तरह देखा जाता है। इसी दशक में छोटे छोटे मुद्दों ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी, चाहे वह महिला आंदोलन हो, मानवाधिकार आंदोलन, मध्य वर्ग के आंदोलन, शांति आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, सभी को इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी समझा जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में हुए सम्मेलन ने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर पर्यावरण की दशाओं और उसके प्रभावों से संबंधित कई आंदोलनों एवं अध्ययनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा भारतीय पर्यावरणीय आंदोलनों में मुख्यतः 3 वैचारिक दृष्टिकोण रेखांकित करते हैं: गांधीवादी, मार्क्सवादी तथा उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए मानवीय मूल्यों में हो रहे इस बदलाव के लिए आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली को जिम्मेदार मानते हैं। इस समझ की समाप्ति के लिए ये प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण पूर्व औपनिवेशिक ग्रामीण जीवन की ओर लौटने का आह्वान करता है, जो सामाजिक तथा पर्यावरणीय सौहार्द पर आधारित था। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पर्यावरणीय संकट को राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं से जोड़ा जाता है। इनका मानना है कि समाज में संसाधनों का असमान वितरण पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारण है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार पर्यावरणीय सौहार्द पाने के लिए अधिक समानता पर आधारित समाज की रचना एक अनिवार्य शर्त है। तकनीकी दृष्टिकोण औद्योगिक और कृषि, बड़े तथा छोटे, प्राचीन तथा आधुनिक तकनीकी परंपरा के मध्य सामंजस्य लाने का प्रयत्न करता है। यह दृष्टिकोण व्यवहारिक स्तर पर गांधीवादी तकनीकों तथा रचनात्मक कार्यों से बहुत मेल खाता है। इन तीनों दृष्टिकोणों की एक झलक हमें चिपको आंदोलन में देखने को मिलती है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों के द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन दरअसल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना और इसे चिपको की संज्ञा दी गई। चिपको आंदोलन को ब्रिटिशकालीन वन अधिनियम के प्रावधानों से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके तहत पहाड़ी समुदाय को उसकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी वनों के सामुदायिक उपयोग से वंचित कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के वन नियम कानूनों ने भी औपनिवेशिक परंपरा का ही निर्वाह किया।
सरकार ने खेल कूद का सामान बनाने वाली इलाहाबाद की साइमंड कंपनी को गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर मंडल नाम के वन में अंगूर के पेड़ काटने की इजाजत दे दी। वनों के ठीक बगल में बसे गांव वाले जिन वनों को छू भी नहीं सकते थे, उन्हें अब सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को काटने की इजाजत दे दी थी। ठेकेदार एवं वनाधिकारी जब जंगल में कटान के लिए आए तब गांव में सिर्फ महिलाएं ही उपस्थित थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिना जान की परवाह किए 27 औरतों ने श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। चिपको आंदोलन की मांगें शुरुआती आर्थिक थीं, जैसे वनों और वनस्पतियों का शोषण करने वाली दोहन की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वन श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, नया वन बंदोबस्त और स्थानीय छोटे उद्योगों के लिए रियायती कीमत पर कच्चे माल की आपूर्ति। धीरे धीरे यह आंदोलन परंपरागत अल्पजीवी विनाशकारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ स्थायी अर्थव्यवस्था इकोलॉजी का एक सशक्त जन आंदोलन बन गया। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमालय में कम से कम 60% क्षेत्र पेड़ों से ढकने तक कटाई पर रोक लगा दी गई। रामचंद्र गुहा के शब्दों में चिपको प्राकृतिक संसाधनों से संबद्ध संघर्षों की व्यापकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसने एक राष्ट्रीय विवाद का हल प्रदान किया। विवाद यह था कि हिमालय के वनों की सर्वाधिक सुरक्षा किसके हाथ में होगी, स्थानीय समुदाय, राज्य सरकार या निजी पूंजीपतियों के हाथ। मसला यह भी था कि कौन से पेड़ पौधे लगाए जाएं, शंकु वृक्ष, चौड़े पत्ते वाले पेड़ या विदेशी पेड़, और फिर सवाल उठा कि वनों के असली उत्पाद क्या है। उद्योगों के लिए लकड़ी, गांव के लोगों के लिए जैव संपदा या पूरे समुदाय के लिए आवश्यक मिट्टी, पानी और स्वच्छ हवा। अतः पूरे देश के लिए वन्य नीति निर्धारण की दिशा में इस क्षेत्रीय विवाद ने एक राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। अप्पिको आंदोलन। उत्तर भारत का चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया। अप्पिको कन्नड़ भाषा का शब्द है, जो चिपको का पर्याय है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का यह आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिन तक चलता रहा। युवाओं ने जब पाया कि उनके गांवों के चारों ओर के जंगल धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, तो वे इस आंदोलन में जोर शोर से लग गए। लोगों ने पाया कि 1 टन कागज पर तो प्रति एकड़ 2 पेड़ों की कटाई जाती है, लेकिन असल में काफी अधिक पेड़ काटे जाते हैं। सितंबर 1983 में सलकानी तथा निकट के गांवों से युवा और महिलाओं ने पास के जंगलों तक 5 मील की यात्रा करके यहां के पेड़ों को गले लगाया। अप्पिको आंदोलन दक्षिण भारत में पर्यावरण चेतना का स्रोत बना। इसने इस बात को उजागर किया कि किस प्रकार वन विभाग की नीतियों से व्यापारिक वृक्षों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आम आदमी को दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कई आवश्यक संसाधनों से वंचित कर रहा है। उसने उन ठेकेदारों के व्यावसायिक हितों के लालच का पर्दाफाश किया जो वन विभाग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक पेड़ काटते थे। इसने इस प्रक्रिया में लिप्त ठेकेदारों, वन विभाग तथा राजनीतिज्ञों की सांठगांठ का भी पर्दाफाश किया। यह आंदोलन अपने 3 प्रमुख उद्देश्यों में सफल रहा। 1. मौजूदा वन क्षेत्र का संरक्षण करने। 2. खाली भूमि पर वृक्षारोपण करने। 3. तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखकर उनका सदुपयोग करने में। इस उद्देश्यों को हासिल करने में स्थानीय स्तर पर स्थापित एक लोकप्रिय संगठन परिसर संरक्षण केंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन ने लोगों के जमीन में उपयोग की जाने वाली चीजों की रक्षा की, जैसे बांस के वृक्ष, जिनका उपयोग हस्तशिल्प की वस्तुओं को बनाने में होता है तथा जिनको बेचकर स्थानीय लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। इस आंदोलन ने पश्चिमी घाट के सभी गांवों में व्यापारिक हितों से उनकी आजीविका के साधन जंगलों तथा पर्यावरण को होने वाले खतरों से सचेत किया। अप्पिको ने शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी मार्ग पर चलते हुए एक ऐसे पोषण कार्य के लिए लोगों का पथ प्रदर्शन किया, जिसमें न कोई मनुष्य का और न कोई प्रकृति का शोषण कर सके। वंदना शिवा के शब्दों में, यह मानव अस्तित्व के खतरे को रोकने में सभ्य समाज का सभ्य उत्तर था। साइलेंट घाटी आंदोलन। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में कुतिपुंज नदी पर एक परियोजना के तहत 200 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए एक बांध का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रोजेक्ट के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों ने मुखर होकर विरोध दर्ज कराया। इनका मानना था कि इससे इस क्षेत्र के कई विशेष फूलों, पौधों तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित पारिस्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु राज्य सरकार इस परियोजना को किसी भी परिस्थिति में संपन्न करना चाहती थी।
आखिर में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस विवाद में मध्यस्थता की और अंततः केरल सरकार को इस योजना को स्थगित करना पड़ा। दिनांक 15 नवंबर 1984 को साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। देश के पर्यावरण इतिहास में यह ऐतिहासिक क्षण था। इससे पहले पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर वृक्षारोपण तक सीमित समझा जाता था, लेकिन इस आंदोलन ने देश को एक नई दृष्टि दी। विकास योजनाओं की मंजूरी से पहले पर्यावरण पर इसके असर के मूल्यांकन यानी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का विचार यहीं से जन्मा और जन सुनवाई अनिवार्य हो गई। इस जंगल की विशेषता है कि यहाँ प्रकृति के साथ लगभग न के बराबर छेड़छाड़ की गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्मा वनों का एक अत्यंत अनोखा किंतु नाजुक संतुलन है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता से भरी हुई पूर्ण नर्सरी है। इस उद्यान में पाई जाने वाली जीवों की कुछ प्रजातियां तो यहाँ के अलावा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। राजस्थान का विश्नोई आंदोलन। मध्यकालीन राजस्थान से हमें पर्यावरण चेतना का एक सुदूर उदाहरण मिलता है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्भोजी 1451 से 1536 द्वारा अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम बनाए थे। इन्हीं 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इनका नाम विश्नोई पड़ा। इनमें से अधिकांश पर्यावरण के साथ सहचारिता बनाए रखने पर बल देते हैं, जैसे हरे भरे वृक्षों को काटने तथा पशुवध की पाबंदी। उस समय राजस्थान के जो कल्प वृक्ष और खेजड़ी के वृक्ष थे, जो रेगिस्तानी परिस्थिति में भी पनप जाते थे, उनसे केवल पशुओं को चारा ही नहीं मिलता था, बल्कि उनकी फलियों से मनुष्य को खाना भी मिलता था। सन 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने महल निर्माण में लकड़ी के लिए विश्नोई समाज के खिजड़ी गांव में अपने कर्मचारियों को कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी काटने भेजा। पेड़ों की कटाई के समय विश्नोई समाज की अमृता देवी ने सैनिकों को रोकने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने राजा के आदेश का हवाला दिया और कटाई चालू रखी। उनके नहीं मानने पर अमृता देवी पेड़ से लिपट गईं और अपना बलिदान दे दिया। तत्पश्चात उनकी तीनों बेटियां भी बारी बारी से पेड़ों पर बलिदान हो गई। देखते ही देखते इसी क्रम में 363 विश्नोइयों ने अपना बलिदान दे दिया। जब वृक्ष प्रेमी रिचर्ड बखेबेकर भारत आए और उन्होंने यह कहानी सुनी तो वह विभूत हो गए। उन्होंने विश्व के सभी देशों में वृक्ष मानव संस्था के माध्यम से इस कहानी को प्रचारित किया। उन्होंने कहा, यह भारत की महान संस्कृति है और दुनिया के सामने आज जो संकट है, उसका उत्तर इसमें छिपा हुआ है। आगे चलकर इस आंदोलन ने भारत में लोगों को चिपको आंदोलन के लिए प्रेरित किया। बलिदानी अमृता देवी के यह शब्द, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, आज भी याद किए जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित नेहरू ने किया था, किंतु तीन राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया, ताकि जल संबंधी विवाद को हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया, जिसमें नर्मदा नदी तथा उसकी 4134 नदियों पर 2 शिला बांधों, गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। सन 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $450 करोड़ का लोन देने की घोषणा की। सरकार के अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जल मिलेगा। बिजली का निर्माण होगा, पीने के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा। नर्मदा परियोजना ने एक गंभीर विवाद को जन्म दिया है। एक और इस परियोजना को समृद्धि और विकास का सूचक माना जा रहा है, जिसके परिणाम स्वस्थ सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ का नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों को प्राप्त करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि इससे 3 राज्यों की 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें 13,000 हेक्टेयर वन भूमि है। यह भी अनुमान है कि इससे 248 गांवों के 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे, जिनमें 58% लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो एक जन आंदोलन के रूप में उभरा, कई समाजसेवियों, पर्यावरणविदों, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, किसान तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता का एक संगठित समूह बना।
आंदोलन ने विरोध के कई तरीके अपनाए, जैसे भूख हड़ताल, पद यात्रा, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा फिल्मी कलाकारों तथा हस्तियों को अपने आंदोलन में शामिल कर अपनी बात आम लोगों तथा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में मेधा पाटेकर के अलावा अनिल पटेल, अरुंधति राय, बाबा आमटे आदि शामिल हैं। संपूर्ण परिवेश में देखें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सफल रहा। इसने एक और बांध द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानि तथा दूसरी ओर विस्थापित हुए लोगों के दर्द की आम आदमी तथा सरकार को सुनाने की सफल कोशिश की। परिणामस्वरूप केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक दिशा निर्देश लागू करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने विस्थापित लोगों के उचित पुनर्वास की स्पष्ट नीति लागू करने के आदेश दिए। साथ ही इसने संदेश दिया है कि आम आदमी यदि संगठित हो तो राज्य तथा व्यावसायिक हितों को अपने अधिकारों के प्रति चेताया जा सकता है। अंत में इसने प्रचलित विकास के मॉडल को चुनौती दी है तथा देश के समक्ष पर्यावरण आधारित विकास का विकल्प पेश किया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.